हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर चैप्टर 1 डेटाबेस कंसेप्ट आरडीबीएमएस टूल। दिस चैप्टर इज ऑफ क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड 802। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है ग्रुप बाय क्लॉज विद एन एग्जाम्पल। देखिए, ग्रुप बाय क्लॉज जैसा कि इसका नेम इंडिकेट करता है, ये ग्रुपिंग के लिए यूज किया जाता है। एक या एक से ज्यादा कॉलम के बेसिस पर रिजल्ट सेट की जब ग्रुपिंग करते हैं तो उसके लिए हम ग्रुप बाय क्लॉज को यूज करते हैं। एंड साथ ही यहाँ पर किसी एग्रीगेट फंक्शन का होना भी नेसेसरी है। ओके, इस चीज को पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एंड फिर ये एग्जाम्पल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हियर इज द एग्जाम्पल। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स को ग्रुप बाय क्लॉज में थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सेपरेटली एक्सप्लेन किया है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास दो टेबल्स हैं, डिपार्टमेंट और टीचर। ठीक है, अब डिपार्टमेंट टेबल में हमें दो कॉलम्स गिवन है, एक है डेप्ट आईडी और एक है डेप्ट नेम। मीन्स ये डिपार्टमेंट की आईडी है और ये डिपार्टमेंट का नेम है। ठीक है, इसके बाद ये है टीचर टेबल। यहाँ पर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं एंड इसमें जो एट्रीब्यूट हमें समझना है वो है डेप्ट नंबर। बेसिकली यहाँ पर जो डेप्ट नंबर है वो वही डेप्ट नंबर है जो यहाँ पर डेप्ट आईडी है। मतलब अगर ये 1 यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर लिखा है तो ये बेसिकली सेम है। ठीक है, बस उसे हम उसको जो उसका नेम है वो चेंज कर दिया है हमने, अदरवाइज ये सेम है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिपार्टमेंट नंबर के यहाँ पर कितने टीचर्स हैं तो आप कैसे बताएंगे मुझे इस चीज के लिए? मतलब आप क्या करेंगे? तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप इस टेबल में देखेंगे कि डेप्ट नंबर 1 कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। राइट, मीन्स यहाँ पर ये 1 है, फिर ये 1 है और कहीं तो 1 नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि मैम 2 टीचर्स हैं जिनका डिपार्टमेंट नंबर 1 है। ठीक है, यही कहेंगे। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर ग्रुपिंग की है। राइट, आपने काउंटिंग की और फिर उस काउंटिंग के बेसिस पर आपने ग्रुपिंग की। ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं ग्रुपिंग। ठीक है, यहाँ पर अल्टीमेटली जो अब हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज करने वाले हैं उसमें भी हम ये सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, जहां पर हमें टीचर टेबल से ये डेप्ट नंबर कॉलम सेलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ पर काउंट करना होगा। काउंट किस तरह से करते हैं, देखिए, जब भी आपसे काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज करने के लिए कहा जाए, इसका मतलब आपको वहां पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स काउंट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ऐसे टपल्स काउंट करने हैं जिनके डिपार्टमेंट नंबर 1 है, तो आप क्या क्या काउंट करेंगे, एक ये और एक ये। तो इसका मतलब आपके पास काउंट की क्या वैल्यू आई, 2। राइट, इस तरह से आपको काउंट करना होता है। ठीक है, यही प्रोसीजर अब हम फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है, हमें टीचर टेबल में डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टीचर्स को ग्रुप करना है। ठीक है, अभी हमने देखा डिपार्टमेंट नंबर था टीचर्स टेबल में, हमें उसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिजल्ट में कौन कौन से कॉलम्स देखने हैं उसके लिए हम यूज करेंगे सेलेक्ट क्लॉज। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिखेंगे वो कॉलम्स के नेम जो हमें रिजल्ट में देखने हैं। ठीक है, तो हमें देखना है डिपार्टमेंट नंबर और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने क्या लिखा है, काउंट एग्रीगेट फंक्शन। अब ये लिखना यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ग्रुप बाय क्लॉज भी यूज करना है। ठीक है, ये ग्रुप बाय क्लॉज यूज करने से क्या होगा, यहाँ पर इन सभी डिपार्टमेंट नंबर की ग्रुपिंग हो जाएगी। मींस हमें 1 और 1 सेपरेटली नहीं दिखाई देगा, हमें ये 1 एक साथ दिखाई देगा। जैसे हमें दिखाई देगा कि डेप्ट नंबर 1 है और इसमें काउंट कितना है, 2। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऐसे दो टीचर्स हैं जिनके पास डिपार्टमेंट नंबर है 1। ठीक है, यहाँ पर ये रोल होता है ग्रुपिंग का। ठीक है, ये ग्रुप कैसे हुआ, ये ग्रुप हुआ डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पर। ठीक है, यहाँ पर जब भी आपको ग्रुप बाय क्लॉज यूज करना है, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप सेलेक्ट क्लॉज में वो एट्रीब्यूट प्रोवाइड करेंगे जो आप ग्रुप बाय क्लॉज में यूज करने वाले हैं, जिसके बेसिस पर आप ग्रुपिंग करने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर काउंट एग्रीगेट फंक्शन मींस ये तो हमने सिर्फ यहाँ के लिए यूज किया है क्योंकि इस क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट थी। बट अगर आपके क्वेश्चन में कोई और रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करनी है, तो फिर आप वही फंक्शंस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर क्योंकि हमें सिंपली काउंट बताना था तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है। एंड फिर इसको हमने कैसे डिस्प्ले किया है, एज नंबर ऑफ टीचर्स। मींस यहाँ पर जो हेडिंग लिखी हुई आएगी वो क्या आएगी, नंबर ऑफ टीचर्स। ठीक है,
एंड कौन से टेबल से लिया है, टीचर टेबल से, और ग्रुप कौन से कॉलम के बेसिस पर किया है, डेप्थ नंबर के बेसिस पर। ठीक है, सो आई होप ये ग्रुप बाय क्लॉज आपको क्लियर है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, ग्रुप बाय क्लॉज हम तब यूज करते हैं जब हमें एक या एक से ज्यादा कॉलम के बेसिस पर ग्रुपिंग करनी है रिजल्ट सेट के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पर एक एग्रीगेट फंक्शन का होना नेसेसरी है। एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवरेज। ठीक है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में एक टेबल ली है टीचर, एंड इस टेबल में डिपार्टमेंट नंबर कॉलम के बेसिस पर, ये डिपार्टमेंट नंबर एक कॉलम है जिसका नेम है डेप्थ नंबर। ठीक है, इस कॉलम के बेसिस पर हमें ग्रुपिंग करनी है। किस चीज की ग्रुपिंग करनी है, नंबर ऑफ टीचर्स। मीन्स अगर जैसे सपोज करते हैं कि ये एक टीचर है ए और एक टीचर है बी। ठीक है, इनके पास भी डेप्थ नंबर 1 है, इनके पास भी डेप्थ नंबर 1 है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ ये पता चले कि डेप्थ नंबर 1 में कितने टीचर्स हैं। तो यहाँ पर कितने टीचर्स हैं, 2 टीचर्स हैं। तो ये मुझे कैसे पता चला, काउंट करके पता चला, इसलिए मैंने यहाँ पर काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है। ठीक है, सो यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से इन दोनों को ग्रुप किया जाएगा और मुझे रिजल्ट डिस्प्ले किया जाएगा। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क में भी आ सकता है, एंड 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट को सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। सो इसका मेन पर्पस क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 टेबल्स होंगी। टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर R1 और R2 ये 2 टेबल्स एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 टेबल्स हैं R1 और R2। तो हमें यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट के थ्रू ये इंश्योर करना है, ये चेक करना है कि जो डेटा है R1 में वो कंसिस्टेंट है R2 के डेटा के साथ। मींस इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पर जस्ट एन एग्जांपल, अगर R1 टेबल में, R1 रिलेशन में मैंने जो कॉलम स्टोर किया है उसमें वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स के रोल नंबर की। ठीक है, अब कुछ रोल नंबर ऐसे हैं जो स्कूल लीव कर गए हैं। ठीक है, जैसे मैं मानती हूँ कि 1, 3, 5 एंड 8। ठीक है, मेरे पास सिर्फ ये स्टूडेंट्स है 1, 3, 5, 8। ठीक है, और इनकी वैल्यूज प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे यही वैल्यूज यूज करनी है R1 में। ठीक है, बट सभी वैल्यूज यूज नहीं करनी है, जो मुझे वहां पर रिक्वायर्ड है सिर्फ वही यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी 2, तो 2 पुट करने पर क्या होगा, यहाँ पर मुझे एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो वैल्यू इसके साथ तो कंसिस्टेंट है नहीं, जब वो स्टूडेंट्स प्रेजेंट ही नहीं है तो इसलिए ये वैल्यू यहाँ पर कंसिस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, बट अगर मैंने वैल्यू एंटर की 3 तो वो कंसिस्टेंट होगी क्योंकि वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज इंश्योर करने के लिए कि जो एक टेबल में डेटा हम एंटर कर रहे हैं वो दूसरी टेबल के डेटा के साथ कंसिस्टेंट है, ये चीज इंश्योर करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ठीक है, सो इसके बाद हमें फॉरेन की के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए अगेन ये R1 R2 का कंसेप्ट ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सो अगेन हम यहाँ पर R1 लिखते हैं, यहाँ पर R2 लिखते हैं एंड इसको समझते हैं। सो हमें बताया गया है कि सबसे पहले R1 को हम कह रहे हैं रेफरेंसिंग रिलेशन। तो रेफरेंसिंग रिलेशन का सिंपल टर्म्स में ये मतलब है कि ऐसा रिलेशन जो दूसरे को रेफर कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर R1 एक दूसरे रिलेशन को रेफर कर रहा है R2 को। ठीक है, तो R2 क्या है, R2 है रेफरेंस्ड रिलेशन। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस कांस्टेंट में। ठीक है, जो रेफर कर रहा है किसी और को वो है रेफरेंसिंग रिलेशन, और जो किसी से रेफर हो रहा है, जिसको रेफर किया जा रहा है, वो होता है रेफरेंस्ड रिलेशन। ठीक है, तो जो हमेशा रेफरेंसिंग रिलेशन होगा इसमें प्रेजेंट होती है फॉरेन की। ठीक है, यहाँ पर फॉरेन की प्रेजेंट होती है रेफरेंसिंग रिलेशन में, और रेफरेंस्ड रिलेशन में क्या प्रेजेंट होती है, प्राइमरी की। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये चीज वर्क कैसे करती है इसको हमें समझना है। मींस ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कहेंगे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट होल्ड्स फ्रॉम R1 to R2। ठीक है, ये यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे कर रहा है ये हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पर R1 रिलेशन में, R1 टेबल में
एक ऐसा सेट ऑफ एट्रीब्यूट होगा जिसे हम कहेंगे फॉरेन की। अब ये फॉरेन की क्या करेगा, ये रेफर करेगा, किस चीज को रेफर करेगा, R2 मींस रेफरेंस रिलेशन के प्राइमरी की को। ठीक है, तो रेफर करने का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो डोमेन प्राइमरी की का है वही डोमेन होगा फॉरेन की का, और यहाँ पर फॉरेन की में सिर्फ दो टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं, या तो वो वैल्यूज प्राइमरी की से आनी चाहिए या फिर वो वैल्यूज नल हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही टाइप की वैल्यूज होंगी, या तो वो वैल्यूज प्राइमरी की से आएंगी या फिर वो वैल्यू फॉरेन की के में नल से आएंगी। ठीक है, मींस नल वैल्यूज होंगी। ठीक है, सो यहाँ पर सिर्फ ये दो टाइप की वैल्यूज ही एक्सेप्टेड होती हैं। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर है। एक बार मैं फिर से समरी दे देती हूँ आपको। हमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट के थ्रू सिर्फ ये चेक करना है कि एक रिलेशन में जो डेटा है वो दूसरे रिलेशन के डेटा के साथ कंसिस्टेंट है, एंड यहाँ पर एक जो रिलेशन किसी और को रेफर कर रहा है उसे हम कहते हैं रेफरेंसिंग रिलेशन, एंड इसमें फॉरेन की प्रेजेंट होती है, और जिस रिलेशन को रेफर किया जा रहा है जिसमें प्राइमरी की प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं रेफरेंस रिलेशन। ठीक है, जो रेफरेंस रिलेशन में प्राइमरी की है इसका जो डोमेन है वही डोमेन होता है फॉरेन की का, एंड फॉरेन की में दो टाइप की वैल्यूज आ सकती हैं। कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, या तो वो वैल्यू होगी जो प्राइमरी की में है या फिर वो वैल्यू होगी जो नल वैल्यू है। ठीक है, दो ही टाइप की वैल्यूज फॉरेन की में आ सकती हैं। ठीक है, सो आई होप ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर है। इसके बाद एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने क्रिएट टेबल कमांड्स लिखी हैं, बिकॉज क्रिएट टेबल कमांड की हेल्प से ही हम फॉरेन की, प्राइमरी की, कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिपार्टमेंट टेबल बनाई है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, हमेशा सबसे पहले रेफरेंस रिलेशन को बनाया जाता है। मीन्स जिस रिलेशन को हम रेफर करने वाले हैं जिसमें प्राइमरी की प्रेजेंट होगी, हम सबसे पहले उस रिलेशन को बनाते हैं। ठीक है, तो हमें डिपार्टमेंट टेबल को रेफर करना है, एंड यहाँ पर इसकी प्राइमरी की है डेप्ट आईडी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने टीचर टेबल को क्रिएट किया है। सो यहाँ पर हमने फॉरेन की क्रिएट की है, एंड ऑफ कोर्सली फॉरेन की क्रिएट की है तो सबसे पहले इसको एज अ कॉलम भी क्रिएट करना होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको एज अ कॉलम क्रिएट किया है डेप्ट नंबर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि दोनों का डेटा टाइप एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो यही चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी कि जो फॉरेन की है और प्राइमरी की है दूसरी टेबल की, उन दोनों का डेटा टाइप डोमेन सेम होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर वो सेम है। इसके बाद हमने यहाँ पर बताया है कि फॉरेन की क्या है, डेप्ट नंबर है, एंड ये किस चीज को रेफर कर रही है, ये डिपार्टमेंट टेबल की डेप्ट आईडी मीन्स उसकी प्राइमरी की को रेफर कर रही है। ठीक है, सो आई होप अब ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर है, ये एग्जाम्पल क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉप एंड डिलीट कमांड्स के बीच डिफरेंस बताना है एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले ये दोनों कमांड्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो बताएंगे और फिर एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, ड्रॉप एक DDL कमांड होती है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था DDL एंड DML कमांड्स के बारे में। DDL कमांड मतलब जो स्ट्रक्चर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करती है, एंड DML कमांड मीन्स जो डेटा वैल्यूज के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट करना है तब हम यूज करते हैं ड्रॉप टेबल कमांड। सो यहाँ पर हम ड्रॉप कब यूज कर रहे हैं, जब हमें स्ट्रक्चर को डिलीट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है ड्रॉप टेबल टेम्प। सो यहाँ पर ये जो टेम्प नेम की टेबल है ये डिलीट हो जाएगी, मीन्स इसका डेटा तो डिलीट होगा ही, सारी रोज डिलीट हो जाएंगी, बट साथ ही इसका स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हमें स्ट्रक्चर भी डिलीट करना है तब हम यूज करते हैं ड्रॉप टेबल कमांड, और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ रोज डिलीट करनी है, हमें स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करना, वहां पर जो डेटा प्रेजेंट है हमें सिर्फ वो डिलीट करना है, तब हम यूज करते हैं डिलीट कमांड, एंड इसके लिए हम यूज करते हैं डिलीट फ्रॉम। इसके बाद टेबल का नेम लिखेंगे और फिर वेयर के बाद वो कंडीशन मेंशन करेंगे जहां पर हमें टपल को डिलीट करना है। ठीक है, अगर आपने ये कंडीशन नहीं लिखी तो पूरी टेबल के सारे रोज डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, सो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ड्रॉप के केस में स्ट्रक्चर डिलीट होता है, बट डिलीट के केस में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें गिवन कमांड्स को क्लासिफाई करना है DDL और DML कमांड्स की तरह। सो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक सब पार्ट है। सो बेसिकली क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, उसमें सब पार्ट्स गिवन थे फर्स्ट एंड सेकंड। सो यहाँ पर सिर्फ ये एक सब पार्ट है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो कोडिंग क्वेश्चन है, तो वो हम कोडिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
सो यहाँ पर सबसे पहले अपडेट कमांड, क्योंकि इसके थ्रू हम एक रो को अपडेट करते हैं, उसकी किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को अपडेट करते हैं। सो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ये है DML कमांड, ठीक है। यहाँ पर हम डेटा वैल्यू को अपडेट करते हैं। इसके बाद डिलीट के थ्रू हम डेटा रोज को डिलीट करते हैं, रो मतलब डेटा वैल्यू, ठीक है। सो अगेन ये DML कमांड है। फिर क्रिएट के थ्रू हम डेटाबेस या टेबल को क्रिएट करते हैं, सो ये DDL कमांड है। इसके बाद ऑल्टर, क्योंकि ऑल्टर की वजह से हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, बट किस चीज में, इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में जब मॉडिफिकेशन होगा तो वो क्या होता है, DDL कमांड, ओके। Then next question, what is the purpose of group by command? How is it different from order by command? So अभी मैंने आपको group by command डिटेल में एक्सप्लेन की है, ठीक है। वही एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पर हमें समझना है ऑर्डर बाय के बारे में। तो देखिए ऑर्डर बाय में हम क्या करते हैं, रिजल्ट सेट को सॉर्ट करते हैं, मीन्स अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है तब आप यूज करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है, मतलब अगर आपने कुछ मेंशन नहीं किया है कि असेंडिंग होना चाहिए या डिसेंडिंग, तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। और अगर आपको मेंशन करना है तो असेंडिंग के लिए ASC यूज करते हैं, और अगर डिसेंडिंग यूज करना है तो DESC यूज करते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें जो गिवन है ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, सो यहाँ पर तो सिर्फ एक कॉलम है, मतलब हम फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। एंड क्योंकि फर्स्ट नेम में अल्फाबेट्स होंगे तो आप सोचेंगे कि मैम अल्फाबेट्स को कैसे असेंडिंग डिसेंडिंग बताएंगे, तो अल्फाबेट्स के केस में A to Z ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और इसका रिवर्स होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर एक से ज्यादा कॉलम्स हम ऑर्डर बाय क्लॉज में प्रोवाइड करते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा होता ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, इस तरह से लिखा होता, तो क्या होता, तो सिर्फ एक ही जो फर्स्ट हमें कॉलम प्रोवाइडेड है सिर्फ उसी के बेसिस पर सॉर्टिंग होती, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हैविंग क्लॉज का पर्पस बताना है, और फिर ये एक्सप्लेन करना है कि ये वेयर क्लॉज से किस तरह डिफरेंट है, एग्जाम्पल भी देना है। तो देखिए हैविंग क्लॉज, आपको सिंपल एक चीज याद रखनी है, हैविंग क्लॉज सिर्फ तब यूज किया जाएगा जब ग्रुप पर कंडीशन अप्लाई करनी है, मींस जहां पर ग्रुप बाय क्लॉज होगा और अगर हमें उस ग्रुप पर कंडीशन अप्लाई करनी है सिर्फ तभी हम हैविंग क्लॉज यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर हमें इस ग्रुप पर ये कंडीशन अप्लाई करनी थी कि यहाँ पर काउंट 1 से ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ वही ग्रुप हमें डिस्प्ले होने चाहिए, तब हमने ये कंडीशन अप्लाई की है यूजिंग द हैविंग क्लॉज, ठीक है। इसके बाद वेयर क्लॉज, ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें सिंपली ये बताना है कि जो टपल सेलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए क्या कंडीशन है, मतलब जो हमने सेलेक्ट क्लॉज में यहाँ पर एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड किए हैं तो उन एट्रीब्यूट्स को कौन से टपल से लेना है, उसके लिए क्या कंडीशन है, सिर्फ वो हम यूज करते हैं, उसके लिए वेयर क्लॉज, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें सभी एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करना है टीचर टेबल से, बट वो कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए ये हम यहाँ पर बता रहे हैं, जहां पर टीचर ID 101 है, तो मतलब हमें सिर्फ इसी टपल को सेलेक्ट करना होगा जिसमें टीचर ID 101 है, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर फॉर चैप्टर 1 डेटाबेस कंसेप्ट। इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे कोडिंग क्वेश्चन आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो क्योंकि आप सभी को कोडिंग क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। एंड फॉर प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस एंड टू बूस्ट योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन यू कैन रेफर ऑल इन वन बुक और सैम्पल पेपर बुक for class 12 IT Code 802. You can check the links given in the description. Okay, bye everyone.